देवरानी ने जेठानी के लिए छोड़ दिया अपना आराम। घर के आंगन में चीख पुकार मची हुई है। क्रांति देवी और चिराग मिलकर ममता को बेरहमी से मार रहे हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद कर रहे हैं। चलो उठ यहाँ से, नाटक बंद कर अपना और सीधे गाड़ी में बैठ। आज डॉक्टर रस्तोगी के क्लिनिक चलना ही होगा। नहीं माँ जी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। पहले भी 3 बार मैं ये दुख झेल चुकी हूँ। इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी माँ जी। बदतमीज औरत, माँ के सामने जुबान चलाती है। चल सीधे डॉक्टर के पास, वरना यही मार मार कर तेरा और तेरे पेट में पल रहे बच्चे का भरता बना दूंगा। जी, आप तो इस बच्चे के पिता हैं। 3 बार मेरी गोद सूनी रह गई है, कुछ तो रहम खाइए। ज्यादा ड्रामे मत करो भाभी। माँ, भाई, बाहर जल्दी चलो। काजल और कोयल का शगुन लेकर उनके पिता और भाई आए हैं। अरे वाह, शगुन आ गया। चल चिराग, जल्दी बाहर चलो। दोनों अमीर घर की लड़कियां हैं, बहुत सारा माल आया होगा। तुझे तो मैं आकर सीधा करती हूँ। पूरा परिवार ममता को उसी हाल में लहूलुहान और रोता हुआ छोड़कर लालच में बाहर भागता है। पीछे आंगन में ममता दर्द से कराती हुई अपनी पेट को सहला रही हैं, लेकिन बाहर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। काजल और कोयल के पिता और भाई कई गाड़ियों में कीमती शगुन, मिठाइयां और महंगे तोहफे लेकर आए हैं। अरे समधी जी, आइए आइए, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे ढोलकिया जी, हमारी दोनों बेटियां काजल और कोयल हमारे दिल का टुकड़ा है। उनके शगुन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो बस शुरुआत है, शादी में तो हम पूरा दिल खोल देंगे। पिंकी देख रही है, दोनों बहुएं तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली। शगुन में इतना कुछ है तो तिलक और शादी में तो करोड़ों बरसेंगे। हाँ माँ, अपनी किस्मत चमक गई। दोनों भाई एक ही घर की बहनों से शादी कर रहे हैं। सारा राजपाट हमारे घर आ जाएगा। अरे ससुर जी, आप लोग अंदर बैठिए ना। माँ, मेहमानों के लिए जरा अंदर से पानी और नाश्ता तो मंगवाओ। बड़ी भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तेरी बड़ी भाभी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। उल्टी दस्त हो रहे हैं उसे। बेचारी कमरे में सो रही है, वरना वो तो मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहती है। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए। माँ, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। समधी जी बैठिए ना, चाय पानी पीजिए। अंदर बैठक में मेहमानों की खातिरदारी शुरू होती है और लालची ससुर ढोलकिया पैसों की गड्डियां गिनने में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रांति देवी और चिराग कमरे में आते हैं। ममता कोने में बैठी डर से कांप रही है। पिंकी, ये सीधे सीधे नहीं जाएगी। इसके साथ अब थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। चिराग, जा अंदर और जैसा मैंने समझाया वैसा ही कर। सॉरी ममता, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों को तुम दिल पर मत लगाओ, वो तो बस गुस्से में ऐसा कह देती हैं। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आपने मुझ पर हाथ उठाया था। वो मुझसे गलती हो गई भाग्यवान। माँ के दबाव में आकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार पिछली बार की तरह कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम अपने इस पति पर भरोसा करती हो ना? सच कह रहे हैं आप मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल सच। आज हम सिर्फ तुम्हारा रूटीन चेकअप करवा कर वापस आ जाएंगे। तुम आराम से चलो, मैं अकेला तुम्हें लेकर जाऊंगा। माँ या पिंकी हमारे साथ नहीं चलेंगी। हाँ हाँ, कर ले भरोसा। अभी डॉक्टर रस्तोगी के पास चलकर तेरी सारी हेकड़ी ढीली करते हैं। चिराग के इस बदले हुए रूप पर मासूम ममता भरोसा कर लेती है और चिराग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। चिराग ममता को लेकर किसी आम डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि अपनी खानदानी और लालची डॉक्टर रस्तोगी के क्लिनिक पर पहुंचता है। ममता का चेकअप पूरा हो चुका है और डॉक्टर रस्तोगी अपने कैबिन में चिराग और क्रांति देवी, जो गुपचुप पीछे से पहुंच गई थी, उनके साथ बैठी है। देखो चिराग, क्रांति जी, चेकअप मैंने कर लिया है। इस बार भी ममता के पेट में लड़की ही है। मुझे तो पहले ही पता था, इस कुलक्षणी के कर्म में बेटा है ही नहीं। डॉक्टर साहब, आप बस अपना काम शुरू करो, इसे यहीं खत्म कर दो। हमें नहीं चाहिए लड़की। नहीं क्रांति जी, इस बार ये मुमकिन नहीं है। ममता का ये चौथा केस है। उसके शरीर में खून की भारी कमी है। अगर इस बार हमने जबरदस्ती अबॉर्शन यानी मिसकैरेज करने की कोशिश की तो ममता की जान चली जाएगी और पुलिस केस हुआ तो मेरा क्लिनिक सील हो जाएगा। मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो फिर क्या करें डॉक्टर साहब? क्या इस लड़की को इस दुनिया में आने दें? कोई तो रास्ता होगा। रास्ता एक ही है, अगर ये मिसकैरेज नेचुरली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मतलब है आपका? अपने आप कैसे होगा? मतलब अगर ममता पर काम का भारी दबाव डाला जाए, उसे भारी वजन उठाने को कहा जाए या सीढ़ियां चढ़ाई जाए, तो कमजोरी के कारण अपने आप गर्भपात हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं भी देखती हूँ कि ये लड़की इस दुनिया में कैसे आती है। इसकी मौत तो अब इसके खुद के पैरों पर चलकर आएगी।
ममता बाहर बेंच पर बैठी अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। इस बात से पूरी तरह अनजान के अंदर उसकी सास और पति ने मिलकर उसकी कोख को उजाड़ने और उसे धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। 2 दिन बीत चुके हैं। ढोलकिया प्रसाद के घर में चिराग के दोनों छोटे भाइयों वंश और शुभम की शादी का जश्न चल रहा है। पूरा घर सजा हुआ है, लेकिन ममता के चेहरे पर सिर्फ उदासी है। पिंकी देख, दोनों बहुओं की गाड़ियां बस आती ही होगी। बहुत माल दहेज आ रहा है इस घर में। हाँ माँ, काजल और कोयल भाभी के आते ही अपनी तो चांदी ही चांदी है, पर माँ उस मनहूस ममता का क्या करना है? खड़ी रहने दे, 2 दिन और इसकी ऐश है। एक बार इन दोनों बहुओं को अंदर आने दे, फिर देखती हूँ कि इस ममता की अकड़ कैसे ढीली करनी है। डॉक्टर ने जो कहा था ना, वो खेल आज रात से ही शुरू होगा। हे छठी मैया, मेरे इस बच्चे की रक्षा करना। देवरानी आ रही है, घर में खुशियां आए, बस माँ जी का दिल भी पिघल जाए। ढोल बजाते हुए वंश और शुभम अपनी अपनी दुल्हनों काजल और कोयल को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। आरती की थाली सजती है। दोनों नई बहुओं का गृह प्रवेश होता है। उसके बाद पूरा परिवार बैठक में बैठा है। क्रांति देवी दोनों नई बहुओं को लाड प्यार दिखा रही हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, तुम दोनों बहुत अमीर और ऊंचे खानदान से आई हो, थक गई होगी ना। जाओ तुम दोनों जाकर अपने अपने कमरों में आराम करो। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे ओ ममता, सुन रही है या बहरी हो गई है? जा फटाफट रसोई में और दोनों नई बहुओं के कमरों में गर्मा गर्म दूध पहुंचाकर आजा जल्दी कर। काजल दीदी, कुछ अजीब नहीं लगा? मम्मी जी बड़ी बहू से इतनी बदतमीजी से काम करवा रही है और हमें इतनी खातिरदारी। बड़ी बहू से कोई ऐसा काम करवाता है भला? हाँ कोयल, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। भाभी का चेहरा देखो, कितनी डरी हुई है। जी माँ जी, मैं अभी दूध लेकर जाती हूँ। ममता रसोई की तरफ बढ़ती है। काजल और कोयल अपने कमरों में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह का समय है। शादी के बाद बहुओं की पहली रसोई है। काजल और कोयल तैयार होकर रसोई की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती हैं। प्रणाम मम्मी जी, आज हमारी पहली रसोई है ना, तो बताइए मीठे में क्या बनाना है? हम दोनों मिलकर बना देती हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी लक्ष्मी जैसी बहू हो तुम दोनों, भला इस तपती रसोई में क्यों सड़ोगी? इस गर्मी में काले पड़ने के लिए तुम दोनों को थोड़ी ही लाए हैं। लेकिन मम्मी जी, पहली रसोई की रस्म तो। अरे ओ ममता, तुझे तो आदत है ना इस चूल्हे चौके की। फटाफट हाथ चला और सबके लिए बढ़िया पकवान बना। मम्मी जी, पर बड़ी भाभी अकेली इतना सारा खाना कैसे बनाएगी? लाओ भाभी, हम दोनों भी आपकी मदद कर देती हैं। मैंने कहा ना तुम दोनों आराम करो, इसे करने दो, ये इसी काम के लायक है। जाओ तुम दोनों जाकर सोफे पर बैठो। नहीं काजल, नहीं कोयल, तुम दोनों जाओ। मम्मी जी सही कह रही है, मैं अकेले सब संभालूंगी। तुम दोनों जाकर आराम करो। काजल और कोयल हैरान परेशान होकर पीछे हट जाती हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में क्रांति देवी का जुल्म और बढ़ जाता है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वो ममता पर शारीरिक काम का दबाव बढ़ाने के लिए नए नए बहाने ढूंढती हैं। काजल और कोयल दूर खड़ी ये सब देख रही हैं। अरे ओ ममता, इधर आ, ये सारे कपड़े लेकर छत पर जाओ और धूप पर सुखा कर आ। माँ जी, मुझसे इतना भारी वजन नहीं उठेगा। धूप बहुत तेज है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। मेरे पेट में। कोयल ध्यान से देख, भाभी बार बार अपने पेट को क्यों छुपा रही है? उन्हें कोई बहुत बड़ी तकलीफ है। मम्मी जी लाओ ये टब, मैं ऊपर ले जाती हूँ। मशीन में कपड़े सुखा लेते हैं ना, जल्दी हो जाएगा। तुम बीच में मत बोलो कोयल, मशीन में कपड़े साफ नहीं होते। हाथ से धोए हैं तो धूप में ही सूखेंगे। ज्यादा नाटक किया तो ठीक नहीं होगा। भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मुझसे नहीं चला जा रहा। वंश, ये घर में क्या तमाशा चल रहा है? बड़ी भाभी की हालत इतनी खराब है, फिर भी मम्मी जी उनसे जबरदस्ती भारी वजन उठाकर सीढ़ियां चढ़वा रही हैं। बात क्या है? काजल, तुम नई नई आई हो, घर के मामलों में मत पड़ो। माँ जो कर रही है सही है, तुम अपना आराम देखो ना। वंश सच छुपाकर वहां से निकल जाता है। इस घर में बड़ी भाभी ममता के साथ कोई बहुत बड़ा और खौफनाक खेल खेला जा रहा है। रात के खाने का समय है। क्रांति देवी ने जानबूझकर पपीते की सब्जी बनवाई है ताकि ममता का गर्भपात हो जाए। पूरा परिवार टेबल पर बैठा है और काजल कोयल चुपचाप सब पर नजर रखे हुए हैं। ले ममता, आज तेरे लिए खास तौर पर ये पपीते की सब्जी बनाई गई है। चुपचाप इस पूरी प्लेट को साफ कर जा, एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। प्रेगनेंसी में पपीता जहर होता है। मेरे पेट में बच्ची है माँ जी, मैं इसे नहीं खाऊंगी। हे भगवान, कोयल भाभी प्रेग्नेंट है और मम्मी जी उन्हें जानबूझकर पपीता खिला रही है। ये तो सीधा सीधा मर्डर है। खाएगी कैसे नहीं तू? खा इसे। नहीं माँ जी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अन्न का अपमान करेगी और हमारी बात टालेगी? माँ मारो इसे, बहुत पर लग गए हैं इसके। छोड़िए मम्मी जी,
आप ये क्या कर रही हैं? ये सरासर टॉर्चर है, जुल्म है। एक प्रेग्नेंट औरत पर कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? तुम दोनों अंदर जाओ बेटा, तुम दोनों नई नवेली बहुएं हो, तुम्हें इस कुलक्षणी की औकात नहीं पता है। जाओ अंदर जाकर अपने कमरे में आराम करो, इनके बीच में मत आओ। काजल और कोयल को जबरदस्ती उनके पति अंदर खींच कर ले जाते हैं। ममता आंगन में बाल बिखेरे रो रही है। अगले दिन सुबह सुबह ममता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो दर्द से कराह रही है। काजल और कोयल छुपते छुपाते उसके कमरे में जाती हैं ताकि उसकी मदद कर सके और सच जान सके। भाभी, भाभी आंखें खोलिए, देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब है। हमें बताइए आपको क्या परेशानी है, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं काजल, कोयल, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जाओ यहाँ से। भाभी, आप हमसे क्यों छुपा रही हैं? कल रात मम्मी जी ने जो किया वो कोई अपनी बहू के साथ करता है क्या? आप प्रेग्नेंट है ना, हमें सब पता चल गया है। अगर तूने गलती से भी उन दोनों के सामने जुबान खोली कि तू पेट से है तो तुझे और तेरे इस बच्चे को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ममता खौफ के मारे कुछ नहीं बोलती और दोनों देवरानियों को कमरे से बाहर निकाल देती है। निराश होकर काजल और कोयल जैसे ही बाहर जाती हैं, उन्हें क्रांति देवी और नंद पिंकी के कमरे से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों क्रांति देवी के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। मम्मी, मुझे लगता है कि अब ये ममता ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। हाँ पिंकी, डॉक्टर रस्तोगी ने भी यही कहा था कि सीधे सीधे मारेंगे तो पुलिस केस बन जाएगा, इसलिए इसे ऐसी मौत देंगे कि दुनिया को लगे कि कमजोरी की वजह से मरी है। वाह मम्मी, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये कुलक्षणी बचेगी और ना इसके पेट की लड़की। फिर भैया की दूसरी शादी किसी अमीर घर में करवा देंगे। हे भगवान, ये लोग इंसान नहीं राक्षस है। ये भाभी को जानबूझकर मारना चाहते हैं। दीदी, अब बहुत हुआ, अब हमें किसी भी कीमत पर भाभी के मुंह से पूरा सच उगलवाना होगा ताकि हम इन दरिंदों को सबक सिखा सके। दोपहर के समय ससुर चिराग और दोनों देवर काम पर गए हैं। नंद पिंकी कॉलेज गई है और सास क्रांति देवी पास के मंदिर में कीर्तन के लिए निकली हैं। घर में तीनों बहुएं अकेली हैं। काजल और कोयल दौड़कर ममता के कमरे में आती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। भाभी, अब बस कीजिए, हमें सब पता चल चुका है कि मम्मी जी और पिंकी आपके साथ क्या साजिश रच रही हैं। वो आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हाँ भाभी, हम दोनों आपकी बहनें जैसी हैं। भगवान के लिए हमें पूरा सच बताइए, आखिर ये घर वाले आपके खून के प्यासे क्यों बने हुए हैं? काजल, कोयल, मैं बहुत बदनसीब हूँ। ये मेरी चौथी प्रेगनेंसी है। इससे पहले 3 बार जब मैं पेट से हुई तो ये लोग मुझे जबरदस्ती डॉक्टर रस्तोगी के पास ले गए। वहाँ पता चला कि मेरे पेट में लड़की है तो इन्होंने धोखे से मेरा मिसकैरेज करवा दिया। हे भगवान, 3 बार? ये चिराग भैया कैसे पति है? इस चौथी बार भी पेट में लड़की है। डॉक्टर रस्तोगी ने साफ कह दिया है कि मेरे शरीर में खून नहीं है। अगर इस बार भी अबॉर्शन हुआ तो मैं मर जाऊंगी। पुलिस केस के डर से डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए माँ जी और चिराग मुझे काम का बोझ देकर मारना चाहते हैं ताकि किसी को शक ना हो। भाभी, आप रोना बंद कीजिए, अभी पहाड़ के नीचे खुद आएंगे। इन्होंने अभी हम दोनों बहनों का असली रूप नहीं देखा है। बहुत जी लिया इन लोगों ने आराम की जिंदगी। भाभी, आज से हम दोनों बहनें अपना सारा आराम छोड़ रही हैं। अब आपकी ढाल हम बनेंगे। अब हम देखते हैं कौन आपको हाथ लगाता है। ममता को दोनों देवरानियों के रूप में अपनी रक्षक मिल जाती है। अगली सुबह का नजारा एकदम हैरान करने वाला है। काजल और कोयल सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। वो घर का सारा काम खुद संभाल लेती हैं। जैसे ही ममता कमरे से बाहर कदम रखती है, दोनों बहनें दौड़कर उसे रोक देती हैं। अरे भाभी, आप बाहर क्यों आई? बैठिए, आराम से बैठिए। आज से घर का एक भी काम आप छुएंगी भी नहीं। हाँ भाभी, ये लीजिए, ताजा जूस पीजिए। आप बस आराम से सोफे पर बैठिए, टीवी देखिए या धूप सेकिए, बाकी हम सब देख लेंगे। आंगन में बर्तनों का ढेर लगा है। कोयल बाहर बैठकर बर्तन मांजना शुरू कर देती है और काजल छत पर जाकर भारी भारी गीले कपड़े सुखाने लगती है। दोनों की नई नवेली बहुओं के पैरों की मेहंदी अभी छोटी भी नहीं है। तभी क्रांति देवी कमरे से बाहर आती हैं और ये नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, ये क्या तमाशा है? कोयल, तू बर्तन क्यों मांज रही है? और काजल, तू छत पर कपड़े धोकर क्यों सुखा रही है? और ये महारानी ममता यहाँ पैर पर पैर रखकर बैठी है। उठ रे कुलक्षणी, तेरी इतनी हिम्मत कि नई बहुओं से तू काम करवाएगी? रुकिए मम्मी जी, भाभी को हाथ भी मत लगाना, उन्हें हमने बिठाया है। हाँ मम्मी जी, आज से इस घर में सिर्फ हमारा राज चलेगा। हमारी जेठानी सिर्फ आराम करेगी, उनकी जगह का सारा काम हम दोनों बहनें मिलकर करेंगी। ओहो, बड़ा प्यार उमड़ा है जेठानी पर।
अभी तो हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और चली है जेठानी की गुलामी करने। छोड़ दिया ना जेठानी के लिए अपना आराम और करो जेठानी की चाकरी। देखती हूँ कितने दिन ये भूत सवार रहता है। मम्मी जी, जब तक हमारी भाभी और उनकी बेटी सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब आप बस देखती जाइए। क्रांति देवी गुस्से से तिलमिला उठती हैं। तभी दोपहर के समय अड़ोस पड़ोस की औरतें विमला, शर्मिला और कविता घर पर चीनी और कुछ सामान मांगने के बहाने आती हैं। वो घर का बदला हुआ नजारा देखकर दंग रह जाती हैं। अरे क्रांति बहन, ये क्या देख रही हूँ मैं? तेरी बड़ी बहू ममता तो आराम से सोफे पर बैठी फल खा रही है और ये दोनों नई नवेली बहुएं घर की साफ सफाई में लगी है। अरे वाह भाई वाह, ऐसी देवरानियां तो हमने पहली बार देखी है जो जेठानी को आराम दे रही है। अभी तो बेचारियों के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और पूरे घर के काम में जुट गई हैं। कम से कम 40 दिन रुक जाती, 40 दिन बाद चूल्हा छूती। क्यों ममता, अपनी इन भोली देवरानियों से काम करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपना सारा बोझ इन पर डाल दिया। नहीं नहीं शर्मिला चाची, कविता बहन, मैंने इनसे काम करने को नहीं कहा, ये तो अपनी मर्जी से। भाभी, आप किसी को कोई सफाई मत दीजिए। हमारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। आप लोग हमारे घर की चिंता मत कीजिए। अरे क्या बताऊं समधिनो, जब से ये दोनों ब्याह कराई हैं, ममता को बिल्कुल काम नहीं करने देती, सारा आराम दे दिया है इसे। पड़ोस की औरतें कानाफूसी करती हुई वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही क्रांति देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्रांति देवी काजल को जानबूझकर तेज धूप और गर्मी में बाजार से भारी सामान लाने के लिए भेजती हैं ताकि वो थककर हार मान जाए। काजल बाजार से लौटती है तो धूप के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत शौक है ना काम करने का, ये लो राशन और सब्जियों की लिस्ट। जाओ पैदल बाजार जाओ और सारा सामान पीठ पर लाद कर लेकर आओ। लाइए मम्मी जी, पैसे दीजिए, मैं और दीदी गाड़ी से चली जाती हैं। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी, पैदल जाओ धूप में, तभी तो पता चलेगा कि जेठानी की चाकरी करना क्या होता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम पैदल ही जाएंगे। कोयल, तू घर पर रह और भाभी का ध्यान रख, कोई भी भाभी से कुछ कह ना पाए। मैं बाजार जाती हूँ। काजल चिलचिलाती धूप में बाजार जाती है और भारी सामान उठाकर लाती है। गर्मी और लू के कारण घर लौटते ही वो आंगन में चक्कर खाकर गिर पड़ती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। हे भगवान, काजल आंखें खोल बेटा, मेरी वजह से तेरी ये हालत हो गई है। मेरे लिए तुम दोनों ने अपना सारा आराम छोड़ दिया और खुद बीमार पड़ गई। भाजी देखिए तो सही, इसे लू लग गई है। और करो जेठानी के लिए अपनी नींद हराम और छोड़ो जेठानी के लिए अपना आराम। थक गई ना एक ही दिन में, करो और सेवा, अभी तो शुरुआत है। जब तक तुम दोनों हार मानकर इस ममता का साथ देना ना छोड़ोगी, मैं तुम दोनों पर ऐसे ही काम का ओवरलोड डालती रहूंगी। आप हम दोनों बहनों को कमजोर समझ रही है ना मम्मी जी? बहुत कर लिया हम लोगों ने सीधे तरीके से काम, अब आपकी दरिंदगी का इलाज अब हम अपने तरीके से करेंगे। दोस्तों, क्या आपकी देवरानी या जेठानी भी ऐसी हैं जो जरूरत पड़ने पर अपनी बहन के लिए अपना आराम छोड़ सकती हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके उन्हें थैंक यू जरूर कहिए। रात को वंश और शुभम कमरे में आते हैं। घर में चल रहे इस ड्रामे की वजह से दोनों पतियों और पत्नियों के बीच में भारी बहस शुरू हो जाती है। काजल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ को गुस्सा दिलाकर तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम किस उम्मीद से इस घर में ब्याह कर आई थी और यहाँ आकर नौकरों की तरह दिन रात काम कर रही हो? अरे बीमार पड़ रही हो, अपनी औकात देखो। मेरी औकात? वंश, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम लोग इंसान हो या कसाई? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी माँ और भाई मिलकर बड़ी भाभी के पेट में पल रही बच्ची को मारना चाहते हैं और तुम अपनी माँ के गुलाम बनकर तमाशा देख रहे हो? कोयल, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? माँ जो कर रही हैं वो बड़े भैया और भाभी का आपसी मामला है। तुम दोनों बीच में पड़कर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? आपसी मामला नहीं, मर्डर की प्लानिंग है ये। शुभम, आज तो तुम्हारी माँ बड़ी भाभी के साथ कर रही है, कल को अगर मेरे पेट में भी लड़की हुई तो वो मेरे साथ भी यही करेगी। तो क्या तुम भी अपने इस बड़े भाई की तरह नामर्द बनकर तमाशा देखोगे? जो अपनी भाभी की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी पत्नी के लिए क्या खाक आवाज उठाएगा? आज तुम दोनों भाइयों को अपनी माँ और हमारे बीच में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम लोग सच का साथ नहीं दे सकते तो हमारे रास्ते में कभी मत आना। दोनों पति अपनी पत्नियों के इस उग्र और साहसी रूप को देखकर अंदर से डर जाते हैं और चुपचाप सोने का नाटक करने लगते हैं। अगले दिन सुबह के 4 बजे हैं। काजल और कोयल रसोई में चुपचाप दूध के गिलासों में नींद की गोलियां मिला रही है।
दीदी गोलियां अच्छी तरह से घुल गई हैं। कल रात माँ जी ने जो भी भाभी को सीढ़ी से गिराने की चाल चली, उसके बाद अब हम एक पल भी ढील नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल कोयल, इन दरिंदों ने मर्यादा की सारी लाइनें पार कर दी है। अब लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। जा, ये दूध माँ जी और ससुर जी, पिंकी और तीनों भाइयों के कमरे में दे आ। सुबह की तेज धूप आंगन में फैल चुकी है। क्रांति देवी, ढोलकिया प्रसाद, चिराग, वंश और शुभम की आंखें भारी नींद के बाद खुलती हैं, लेकिन जैसे उन्हें होश आता है वो खुद को आंगन के खंभों और कुर्सियों से रस्सियों से मजबूती से बंधा हुआ पाते हैं। उनके सामने काजल और कोयल हाथों में चमचमाता हुआ हंटर लिए साक्षात काली का रूप बनी खड़ी है। बगल में ममता आराम से सोफे पर बैठी है। अरे ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों चुड़ैलों ने हमें रस्सियों से क्यों बांध रखा है? चिराग, वंश, शुभम, देखो अपनी लुगाइयों को, इनके पर कतर दो। काजल, कोयल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने ही पतियों और सास ससुर को बांध दिया। खोलो हमें, वरना जान से मार दूंगा तुम तीनों को। चुप बैठो चिराग भैया, जुबान संभालिए अपनी, वरना ये हंटर पीठ की खाल उधेड़ देगा। बहुत कर लिया तुम लोगों ने जुल्म और अत्याचार, बहुत देख लिया हमने तुम्हारा ड्रामा। हाँ, बहुत कर लिया हम दोनों बहनों ने घर का काम, छोड़ दिया था हमने अपनी नई शादी का आराम। अब तुम्हारी बारी है काम करने की, और हमारी ममता भाभी करेगी आराम। हाँ माँ जी, मेरी दोनों देवरानियों ने ही मेरे लिए अपना सारा सुख चैन छोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है अपने पापों का हिसाब भुगतने की। अरे छोटी बहू, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। अरे हम पुलिस केस नहीं करेंगे। पुलिस केस? ससुर जी, पुलिस तो तब आएगी जब हमारी भाभी की डिलीवरी आराम से हो जाएगी। तब तक तुम सब इस घर के बंधुआ मजदूर हो। कोयल, खोल इनकी हाथों की रस्सियां और दे इन्हें झाड़ू पोछा। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। रस्सियां सिर्फ हाथ की खोली गई हैं, पैर बंधे हैं। काजल और कोयल हंटर लेकर कुर्सी पर बैठी हैं और पूरा परिवार नौकरों की तरह काम कर रहा है। ओए चिराग भैया, कोने में धूल दिख रही है, ढंग से पोछा लगाओ, कमर और झुकाओ। हे भगवान, कैसी खतरनाक औरतों से पाला पड़ गया। मेरी पीठ टूट गई है पोछा लगाते लगाते। अरे माँ जी, हाथ रुकने क्यों दिए? बर्तन अभी आधे बाकी है, वो चमचमाती कढ़ाई भी साफ होनी चाहिए। और पिंकी, ननद बाई, जा जरा धूप में छत पर जाकर कपड़े सुखा कर आ। अरे दैया, मेरी तो कमर टूट गई, माँ बचाओ हमें। तुम दोनों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। बहुए होकर सास से बर्तन मजवा रही हो, और आप सास होकर पेट में पल रही बच्ची को मारना चाहती थी। तब भगवान कहाँ था? चुपचाप बर्तन मांजो, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। यह सिलसिला 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। देवरानियों के खौफ और हंटर के आगे पूरा परिवार घुटने टेक देता है। ममता को भरपूर आराम, अच्छा खाना और प्यार मिलता है। 9वें महीने में अचानक ममता के पेट में असहज तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द से चीखने लगती है। काजल, कोयल, जल्दी करो, बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा, मुझे अस्पताल ले चलो। कोयल, जल्दी गाड़ी की चाबी निकाल। माँ जी, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, जल्दी बताओ। यही सही मौका है, हम नहीं देंगे चाबी। देखते हैं कैसे अस्पताल जाती है और कैसे इसका बच्चा जिंदा रहता है। हमें नहीं चाहिए ये लड़की। अरे तड़पने दो इसे, यहीं पर बच्चा पेट में ही मर जाएगा। नीच इंसान, अपनी पत्नी और बच्चे के लिए ऐसा सोचते हो? दीदी, बाहर कूड़ा उठाने वाला हाथ का ठेला पड़ा है, हम चाबी के चक्कर में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ कोयल, भाभी को इस पर लेटाओ। काजल और कोयल मिलकर ममता को संभालकर उस लकड़ी के ठेले पर लेटाती हैं। दोनों नई बहुएं पूरी ताकत लगाकर उस भारी ठेले को सड़क पर दौड़ाना शुरू कर देती हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में दोनों देवरानियां हांफते हुए पसीने से लथपथ होकर ममता को सही वक्त पर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर पहुंचा देती हैं। कुछ देर बाद नर्स बाहर आती है। बधाई हो, बहुत प्यारी बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप लोग इसे थोड़ी देर और न लाती तो अनर्थ हो जाता। देखा कोयल, हमारी भतीजी आ गई। हमने माँ जी और चिराग भैया के गंदे मंसूबों को हरा दिया। हाँ दीदी, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, असली विदाई तो अब होगी। तभी अस्पताल के कॉरिडोर में पुलिस के जूतों की आवाज गूंजती है। कोयल ने ठेला खींचते वक्त ही पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस के साथ क्रांति देवी, ढोलकिया प्रसाद और चिराग रस्सियों में बंधे हुए आते हैं। चलो अंदर, इन दोनों देवियों ने तुम्हारे खिलाफ भ्रूण हत्या की कोशिश, घरेलू हिंसा और जान से मारने की साजिश का पुख्ता सबूत और वॉइस रिकॉर्डिंग हमें दे दी है। तुम सबको अब जेल में चक्की पीसनी होगी। अरे ममता, मुझे माफ कर दो, माँ के बहकावे में आ गया था मैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दरिंदों को, मेरा इनसे अब कोई रिश्ता नहीं है।
6 महीने बीत चुके हैं। क्रांति देवी, ससुर और जेठानी का पति चिराग जेल की हवा खा रहे हैं। वंश और शुभम सुधर चुके हैं और अपनी पत्नियों के साथ घर पर रहते हैं। घर का माहौल अब खुशहाल है। ममता की बेटी अब 6 महीने की हो चुकी है और आंगन में खेल रही है। तभी अचानक काजल और कोयल को चक्कर आता है और वो सोफे पर बैठ जाती हैं। क्या हुआ काजल? क्या हुआ कोयल? तुम दोनों के चेहरे पर ये कैसी रौनक है? भाभी, वो डॉक्टर ने कहा है कि मैं और कोयल दोनों माँ बनने वाली हैं। हे छठी मैया, आपका लाख लाख शुक्र है। मेरी इन दोनों देवरानियों ने मेरे और मेरी बेटी के लिए अपनी नई शादी का सारा आराम छोड़ दिया था, दिन रात एक कर दिया था। लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं अपनी दोनों देवरानियों के लिए अपना सारा आराम छोड़कर दिन रात इनकी सेवा किया करूंगी। तीनों बहुएं एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। आंगन बेटियों की किलकारियों और हंसी से गूंज उठता है। लेकिन दोस्तों, आप बताइए, क्या आपके आसपास या परिवार में भी कोई ऐसा है जो आज के आधुनिक जमाने में भी बेटों की चाहत में बेटियों से नफरत करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए।